सर पार्टनरशिप एक्ट एज कंपेयर्ड इजी है, कुछ टॉपिक्स है जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जनरली पार्टनरशिप एक्ट इजी होता है सर, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है सर? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके साथ में बिजनेस करने की सोचे, एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जहां पर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को अपन नीचे म्यूचुअल एजेंसी के नाम से पढ़ेंगे सर, ठीक है। देखो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला क्या दिया हुआ सर? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सर मैक्सिमम कितने? 50। सर क्या उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? यस। ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए सर। सर अगला है बिजनेस, क्या बिजनेस पर्पस जरूरी है? यस। अगर बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं है। बट सर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी को प्रॉफिट दे बट वो हमारा पार्टनर ना हो, ऐसा भी कुछ केसेस होते हैं सर। उसके बाद है सर एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। सर हम किसी को प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है सर, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ सर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर एक पार्टनर भी सब पार्टनर के बिहाफ में काम कर सकता है और सब पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में काम कर सकते हैं सर। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में तीन बातें होती है सर। सबसे पहला होता है उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। फिर दूसरा शेयर शेयर द प्रॉफिट्स। तीसरा बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर एग्रीमेंट तो बहुत सिंपल है सर, जहां पर हम ऑफर देते हैं सामने वाला एक्सेप्ट करता है, वो एग्रीमेंट हो जाता है सर, ठीक है, बहुत सिंपल। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सर। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है सर। हमने कुछ लोगों को प्रॉफिट दिया, इट डजंट मीन कि वो हमारे पार्टनर बन गए। याद रखना, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके विडो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनते सर। भले आप उन्हें प्रॉफिट का शेयर दे दो सर, वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। अरे बात समझ, ये याद रखना सर। कुछ केसेस है जहां पर आप प्रॉफिट तो देते हो बट वो लोग पार्टनर नहीं कहलाते सर, ठीक है। इसके बाद है एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी सर, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। कार्डियल प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है सर, ये मेन प्रिंसिपल है सर जिसमें पार्टनरशिप टिकर्स है। मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर भी सब पार्टनर के बिहाफ में काम कर सकता है और सब पार्टनर भी सर एक दूसरे के बिहाफ में काम कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर सबके बिहाफ में काम कर रहा है तो जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल, जिसके बिहाफ में काम कर रहा है वो एजेंट। समझ आया? सब पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, सब पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद सर पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस। सर पार्टनरशिप में कभी सेपरेट लीगल एंटिटी की बात ही नहीं आती है। पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स एक होते हैं, बट सर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगला एजेंसी। सर पार्टनरशिप में हम म्यूचुअल एजेंसी पढ़ते हैं, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है सर, म्यूचुअल एजेंसी वाली बात ही नहीं है सर। वहां पर एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर का एजेंट होता ही नहीं है सर, लायबल ही नहीं है वो उसके काम के लिए। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन। सर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। सर कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम उनको प्रॉफिट नहीं बोल के देते, हम उन्हें डिविडेंड बोल के देते हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। सर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड, पर सर कंपनी में डिपेंड करता है सर कौन सी वाली कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो सर वो गारंटी के अमाउंट वाइंडिंग अप में मंगाई जाएगी, या तो अनलिमिटेड कंपनी डिपेंड करेगा सर। प्रॉपर्टी। सर पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो पार्टनरशिप फर्म की होती है। वो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए पहले यूज की जाती है, उसके बाद वो पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट सर कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी पूरी कंपनी की होती है, उसको कंपनी के डेट के लिए ही यूज किया जाता है। आई बात समझ? ठीक, शेयर होल्डर्स का कोई राइट्स नहीं होता उस प्रॉपर्टीज में अनलेस वाइंडिंग अप पे चले जाए। अगला है सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पार्टनरशिप में जनरली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर, बट सर कंपनी में आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर, होता है सर, लिस्टेड कंपनी है तो आराम से ट्रांसफर कर लो, ठीक है। मैनेजमेंट। सर पार्टनरशिप फर्म को कौन मैनेज करता है? सर एक्टिव पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर मैनेज करते हैं सर। पर कंपनी के केस में सर मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगला है रजिस्ट्रेशन। सर कंपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है नहीं कराना है आपकी चॉइस,
नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, कराना है तो करा लो। बट सर कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन के हो ही नहीं सकती सर, कंपनी को तो आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगला है वाइंडिंग अप। सर पार्टनरशिप को तो जब चाहे मन लगे बंद कर दो, मेजॉरिटी से डिसाइड करो, बंद कर दो, सब पार्टनर की कंसेंट लो, बंद कर दो, एक पार्टनर की डेथ हो गई, बंद कर दो। पर सर कंपनी में ऐसा नहीं होता सर, कंपनी में अगर आपको डिसॉल्व करना है तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ती है और फिर ही हो पाएगा। नंबर ऑफ मेंबरशिप, सर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर। बट सर अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, सर पार्टनरशिप में ना डीड पे डिपेंड करता है कि वो कितना एग्जिस्ट करेगी, कोई पहले से नहीं बता सकता सर। पर कंपनी तो सर परपेचुअल सक्सेशन है, चलती रहेगी जब तक आप उसको वाइंड अप ना कर दो। समझ आई बात? सर पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस क्या है? सर क्लब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसका मेन पर्पस बिजनेस नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, ये मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं सर। इनमें और पार्टनरशिप में अंतर होता है, पार्टनरशिप तो प्रॉफिट मोटिव से चलता है सर, क्लब्स में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता सर। समझ आया? सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स और सब पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, म्यूचुअल एजेंसी है सर। पर क्लब में ऐसा नहीं होता है सर, क्लब में मेंबर्स अलग है और क्लब अलग है सर, और एक क्लब का मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है सर। अगला, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है क्योंकि आखिरी में उन्हें ही मिलती है सर, बट क्लब की प्रॉपर्टी क्लब की होती है, वो मेंबर्स की नहीं होती है सर। अगला है डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप को तो आपको जब डिसॉल्व करना है कर दो सर, बट सर क्लब में ऐसा नहीं होता, क्लब में मेंबर्स जाए आए क्लब चलते रहेगा सर। अगला, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली। सर पार्टनरशिप एक्ट बनता है सर, पार्टनरशिप बनता है सर पार्टनरशिप एक्ट से 1932 थ्रू एन एग्रीमेंट सर, जिसको रजिस्टर कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ सर। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है ना सर, ये हिंदू लॉ से गवर्न होती है सर, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट उससे कवर होती है सर। सर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर की डेथ हो गई और एग्रीमेंट कुछ नहीं बोलता तो फॉर्म डिसॉल्व। पर सर फैमिली के केस में अगर किसी एक की डेथ हो गई तो एचयूएफ सर डिस्ट्रॉय नहीं होता, एचयूएफ चलते रहेगा सर, फैमिली है चलती रहेगी। सर मैनेजमेंट, सर पार्टनरशिप को मैनेज कौन करता है, एक्टिव पार्टनर्स, बेसिकली उनका काम है सर। बट एचयूएफ की बात हो तो कर्ता मैनेज करता है सर, को फाइनेंसर्स मैनेज नहीं करते हैं सर। अगला अथॉरिटी टू बाइंड, सर क्या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट के लिए बाइंड करता है? यस करता है सर, बिल्कुल करता है, वो दूसरे को अपने एक्ट के लिए बाइंड करता है सर, क्योंकि एक दूसरे से म्यूचुअल एजेंसी है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है सर, ठीक। बट सर एचएफ में ऐसा नहीं होता सर, कर्ता के काम के लिए कर्ता लायबल है, को फाइनेंसर्स कभी लायबल नहीं होते, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को फाइनेंसर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। समझ आया? अगला है कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं क्लोज करने के लिए सर, उनके पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं सर। फैमिली के केस में आप अपने पापा से नहीं मांग सकते सर बुक्स कि क्लोज करना है दिखा दो, आपको क्लोज कर देंगे वो, ठीक है। गवर्निंग लॉ मैंने आपको बताया सर। माइनर्स लायबिलिटी, सर पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर तो पर्सनली कभी लायबल नहीं होता सर, वो सिर्फ प्रॉफिट लेके जाता है, और उसकी अगर लायबिलिटी है भी तो वो इतनी है जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उससे ज्यादा वो लायबल होगा ही नहीं सर। पर सर फैमिली के केस में तो मेरी लायबिलिटी जीवन में नहीं आएगी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी, सर डिपेंड करता है फर्म कंटिन्यू करेगी कि नहीं, इट मे बी डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखोगे तो एक पार्टनर की भी डेथ हुई फॉर्म डिसॉल्व, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ फॉर्म डिसॉल्व, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे तो चलते रहेगा सर, फैमिली चलती रहती है। अगला दिया हुआ नंबर ऑफ मेंबर्स 50, इसमें अनलिमिटेड आपकी इच्छा। शेयर इन द बिजनेस, सर पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है, उसमें डिसाइड किया रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर फैमिली में कोई शेयर नहीं होता सर, आपका आपको पॉकेट मनी दी जाती है सर, आपको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता है सर, परसेंटेज नहीं मिलता है सर। आई बात समझ? सर पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है? सर बहुत डिफरेंस है। पार्टनरशिप तो एक एग्रीमेंट से बनता है सर, को ओनरशिप एग्रीमेंट से नहीं बनता है सर, बाय इनहेरिटेंस बनता है सर, या बाय एग्रीमेंट आप बना सकते हो सर कि दो जन मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद रहे सर, कोनर हो सकते हैं आप, ऑपरेशन ऑफ लॉ,
एग्रीमेंट बना सकते हो सर पार्टनरशिप में तो इम्प्लाइड एजेंसी है सर, म्यूचुअल एजेंसी है, बट ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है सर। एक ओनर दूसरे को ओनर का कोई एजेंट नहीं है सर। नेचर ऑफ इंटरेस्ट सर, पार्टनरशिप में तो हमारा मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेस। सर को ओनरशिप में कोई प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं है सर, सब अपना अपना शेयर देखते हैं। अगला ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, जनरली नहीं कर सकते, बट सर को ओनरशिप में मेरा हिस्सा मैं किसी और को बेच सकता हूं या दूसरे को ओनर को भी बेच सकता हूं सर। आई बात समझ? पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन सर अंतर क्या है? एसोसिएशन एक क्लब जैसे होते हैं सर, इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है सर, इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है। पार्टनरशिप तो चलता है प्रॉफिट के लिए सर। आई बात समझ? काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले दिया हुआ है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा सर, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन पार्टनर्स की नहीं बनेगी मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, पार्टनरशिप क्लोज, बंद, सब अपने अपने रास्ते। पर क्या नोटिस देना पड़ेगा? हाँ नोटिस तो देना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है बिना नोटिस दिए आप बच जाओगे, नोटिस तो देना पड़ेगा सर। ठीक है सर, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, ये क्या होता है सर? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है सर, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको चलाना है चलाओ, और डिसॉल्व करना है डिसॉल्व कर दो सर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है सर? ये पर्टिकुलर पर्पस या कुछ पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर कोई भी इवेंट, कुछ भी बोल सकते हो, उसके लिए बनी है सर, एडवेंचर अंडरटेकिंग। जैसे ही वो काम खत्म होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व। सर जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? ये नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जो अपन समझते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जहां पर पार्टनर्स अपने सर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप लिखते हैं। ये तो आप मन से जितना चाहे लिख सकते हो सर। टाइप ऑफ पार्टनर, सबसे पहले एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, और दूसरा है एक्टिव पार्टनर। सर कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। सर ये तो वो बंदा है जो प्रैक्टिकली पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके काम कर रहा है। सर ये कल के दिन पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाएगा ना सर, तो नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिव बंदा था सर, ये पूरा काम करता था। तो अगर कल के दिन ये रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो नोटिस देना पड़ेगा सर। अगला है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। सर ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली काम नहीं करता सर, ये सिर्फ कैपिटल लगा देता है और बाकी काम वाम नहीं करता। बट सर कल के दिन अगर ये छोड़ के जाएगा ना, नोटिस देने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इसके बारे में लोगों को वैसे ही नहीं पता है सर, क्यों नोटिस दोगे सर? अगला है नॉमिनल पार्टनर। सर ये कौन होता है? सर जो पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम दिया है, इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है सर। क्या ये लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए? सर स्लीपिंग और ये दोनों लायबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए, प्रॉफिट भी लेके जाएंगे सर। समझ आया? ठीक। अगला है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये कौन है? माइनर, ये माइनर है सर, जो सिर्फ प्रॉफिट लेने आए हैं सर, जिनको लॉस वगैरह नहीं लेना है सर, ये लॉस वगैरह नहीं लेंगे सर। पर सर कल के दिन ये लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी को, कितने अमाउंट के लिए सर? जितना उनका कंट्रीब्यूशन बनता है उतने के लिए लायबल रहेंगे सर, उससे ज्यादा नहीं। इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, आउटगोइंग चाहे रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है सर? एक्टर। सर जहां पर कोई पार्टनर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे लग रहा है वो पार्टनर है, और वो पार्टनर है नहीं, तो कल के दिन अगर उसके एक्ट के बेसिस में कोई थर्ड पार्टी ने अगर पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कल के दिन अगर फर्म को लॉस हुआ, तो ये बंदा भी लायबल होगा। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? ये सबसे इजी वाला पार्टनरशिप का था। ठीक है। हाँ होल्डिंग, होल्डिंग आउट इसी में कवर होता है स्टॉपर। ठीक है। आओ सर अगला देखो, सबसे बड़ा जो पार्टनरशिप का वो है यूनिट, यही है सर। फर्स्ट यूनिट तो छोटा है, सेकेंड यूनिट ही काफी बड़ा है, थर्ड यूनिट तो छोटा हो जाता है वापस। सर यूनिट 2 देखते हैं सर, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप। सर जनरल ड्यूटी ये बोली जाती है सर कि हर एक पार्टनर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में जैसे एक बिजनेस के लिए वो काम करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, वैसे ही वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए भी काम करेगा। समझ आ रही है बात?
ठीक। अगला सर उसकी ड्यूटी बनती है सर वो रेंडर करे अकाउंट्स वगैरह, आपको अकाउंट दिखाना पड़ेगा। हर एक पार्टनर के पास राइट है, अपन नीचे पढ़ेंगे, हर एक पार्टनर के पास राइट है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप मना नहीं कर सकते उसको। अगला है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर है जिसके गलत करने के कारण अगर फर्म को लॉस होता है तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो उस लॉस का क्या करे, कंपनसेशन करे सर, इंडेमनीफाई करे, लॉस को कंपनसेट करे सर, जिस पार्टनर के कारण गलती से हुआ है, फ्रॉड किया है सर। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इन्होंने बोला सर या तो आप एग्रीमेंट में लिख दो कि पार्टनर्स की राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटीज क्या होगी, तो जो आप एग्रीमेंट में लिखोगे वो मान लिया जाएगा। पर अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है फिर मैं बताऊंगा राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटीज क्या होती है, और फिर वो आपको मानना पड़ेगा सर। समझ आया? ठीक है सर। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सर जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में और ना लिखा हो सर हर एक पार्टनर के पास पावर है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो। सर वो हर एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज को करेगा कंप्लीट, ये हर एक पार्टनर की राइट्स है, ड्यूटीज है सर। ठीक है सर। अगर कोई मैटर में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा सर। और अगर कोई ऐसा मैटर है सर जो बहुत बड़े लेवल का है, जैसे आप चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बहुत बड़े लेवल का काम चेंज कर रहे हो, तो उस केस में सर मेजॉरिटी से नहीं फिर हर एक पार्टनर की आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सर। दो बातें बोला, समझ आया? ये क्लियर हुआ सर? अगर सर ऐसे ही कोई छोटा मैटर मोटा मैटर है तो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। ठीक है, छोटा मोटा मैटर है तो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। ठीक है। और अगर आप सर चेंज कर रहे हो नेचर ऑफ द बिजनेस, याद रखना नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज कर रहे हो, बड़ी चीज कर रहे हो, तो उस केस में सब पार्टनर की कंसेंट लगेगी, मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होगा सर। फिर सर हर एक पार्टनर के पास राइट्स है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्ट कर सकता है और चाहे तो कॉपी भी निकाल सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर। हर एक पार्टनर के पास राइट है। आपको अगर किसी पार्टनर को रोकना है तो सर कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रोक दो सर। ठीक है। अगला है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। सर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कुछ और लिखते हो तो वो बातें चलेगी, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखते हो तो सरकार बोलती है सिंपल सी बात है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी सर, पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे तो सर उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हो सर। सर पार्टनर्स को आपको जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप रेशियो नहीं बताओगे तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है मैं बता रहा हूं सर इक्वल शेयरिंग रेशियो रहेगा। ठीक है सर। पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उनकी कैपिटल में, पर अगर आपको देना है तो सर आप क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट में लिख के डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंट उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे सर। हाँ अगर प्रॉफिट है तो वो एंटाइटल्ड है, प्रोवाइडेड आप एग्रीमेंट में लिख के रोक भी सकते हो, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। परसेंट नहीं बताए इन लोग, परसेंट कहाँ बताया? हाँ नहीं तो कहां से दोगे सर। अगला सर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडवांसेस दे रहा है तो सर क्या उस एडवांसेस पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है? यस। कितना? सर कोई पार्टनर अगर उसके कारण फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या वो इंडेमनीफाई करेगा? यस। तो सर क्या फर्म भी इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को? यस। पर कुछ बातें, पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम होना चाहिए सर। वो पार्टनर वो काम कर रहा है जो पार्टनरशिप फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल है, डे टू डे बिजनेस है। ठीक है। और उसके कारण फर्म को सर लॉस हो रहा है, तो सर उस केस में फर्म की ड्यूटी बनती है कि सर उस पार्टनर को उस लॉस को कंपनसेट करे, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। या तो इमरजेंसी का केस है सर, मैं बता रहा हूं इन सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम्पल से ही केस स्टडी आती है सर। और ज्यादा बेटर है क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लेना, सब कवर्ड है उसमें, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ नहीं छूटा है उसमें। A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect
अगर कोई गलती हो रही है उससे और उसके कारण सर फर्म को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को क्या करे, इंडेमनीफाई करे। अगला है सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है, पार्टनर्स की नहीं कहलाती पर्सनल प्रॉपर्टी। ये बात हमेशा याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सर फर्म की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं? सर एक पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर सर वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर सकता। फर्म की प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्म की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो फॉर द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो फर्म की प्रॉपर्टी सर, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं करना। पर्सनल पर्पस के लिए आपने किया और कल के दिन अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो वो जो प्रॉफिट होगा सर, जो आपने पार्टनरशिप फर्म की एसेट यूज करके कमाया है, आपकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉफिट आप किसको वापस करो, फर्म को सर। फर्म का नाम यूज किए, फर्म की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो या बिजनेस कनेक्शंस फर्म के यूज कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है वापस करना, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन नेम। सर अगर फर्म का नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं तो राइट्स और ड्यूटीज क्या होती है? सर जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा रहे, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होती है जो पहले थी। पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आप उनकी राइट्स और ड्यूटीज चेंज कर सकते हो सर। आ रही बात समझ? आगे देखो सर, ये आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करना है करो नहीं तो छोड़ो। अगला देखो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। सर पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। सर क्या हम पहला यही सीखते हैं सर, म्यूचुअल एजेंसी? यस, हम पहले यही सीखते हैं सर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। उसके बाद पढ़ते सर इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है सर? कुछ पार्टनर्स है या सभी पार्टनर बोल सकते हो सर, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो, हर पार्टनर के पास कुछ पावर उसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलते। सर कुछ पावर है जो उसको नहीं मिलते, जो नहीं मिलते हैं, अगर वो पावर आप पार्टनर को देना चाहते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखो या एग्रीमेंट के थ्रू उन्हें पावर दो। अगर आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्हें पावर नहीं दे रहे हो तो वो पार्टनर वो काम नहीं कर सकता। क्या बोला, समझ आया? सर ये सब काम अगर एक पार्टनर को करना है सर, तो आपको एग्रीमेंट में लिख के देना पड़ेगा उसको पावर। अगर आप एग्रीमेंट में लिख के उसको ये पावर नहीं दोगे तो वो ये काम नहीं कर सकता सर। अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कोई डिस्प्यूट वगैरह को सेटल नहीं करा सकता सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकता सर कि चल लेन देन करके खत्म करते हैं सर, कोई विड्रॉ नहीं कर सकता सूट वगैरह को, लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता, इमोरल प्रॉपर्टी जो फर्म के नाम पे है सर अपने नाम पे नहीं रख सकता, ये सब काम नहीं कर सकता सर, कर ही नहीं सकता ये काम। ये काम अगर किसी पार्टनर को आपको करने का देना है पावर, तो आप एग्रीमेंट में लिख के दो सर, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा सर। समझ आया? सर कोई भी पार्टनर अगर अपने काम से फर्म को बाइंड करना चाहता है तो कुछ कंडीशंस है सर। कंडीशन याद है? मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। अगर मैं फर्म को बाइंड करना चाहता हूं अपने काम से तो कुछ बातें, कुछ कंडीशन है सर। सबसे पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के नाम पे होना चाहिए सर, और तीसरा विद इन अथॉरिटी होना चाहिए सर। तीन बातें होगी ना सर तो आपके काम के लिए फर्म लायबल है। अगर ये तीन में से एक भी बात गायब है ना सर तो फर्म आपके काम के लिए लायबल नहीं है सर। आप फर्म का नाम यूज करो सर, इंटेंशन होना चाहिए सर बाइंड करने का फर्म को, और विद इन अथॉरिटी होना चाहिए। अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके तो आप काम कर भी नहीं सकते सर, फर्म क्यों लायबल होगी? विद अगेंस्ट द अथॉरिटी काम करोगे तो सर, ठीक है। अगला देखो सर, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सटेंशन वर्ड का मतलब उसकी अथॉरिटी को बढ़ाना, रेस्ट्रिक्शन मतलब उसकी अथॉरिटी को कम करना। सरकार बोलती है आप चाहो तो उसकी एक्सटेंशन कर लो, अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्शन कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हो, पर दो बातों का ध्यान रखना।
अगर ये दो में से एक भी बात तोड़ दिया तुमने तो थर्ड पार्टी आपके एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन के लिए लायबल नहीं होगी, थर्ड पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो थर्ड पार्टी आपसे पैसा वसूल के साइड हो जाएगी। सर पहला, सर अगर आपको थर्ड पार्टी को बाइंड करना है कि आपने जो पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको एक्सटेंड किया है या रेस्ट्रिक्ट किया है, उसके लिए थर्ड पार्टी को बाइंड करना है, तो सबसे पहला थर्ड पार्टी को नॉलेज होना चाहिए उस रेस्ट्रिक्शन का। एंड थर्ड पार्टी ये बोलेगा सर मैं किसी पार्टनर से डील नहीं कर रहा हूं, मैं फर्म से डील कर रहा हूं सर। समझ आई बात? एंड लिखा है, ये दोनों बातें होगी ना सर, तभी थर्ड पार्टी आपने जो एक्सटेंशन किया एम्प्लॉयड अथॉरिटी का या रेस्ट्रिक्शन किया है उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल होगी। अदरवाइज थर्ड पार्टी हाथ खड़ा करेगी और भाग जाएगी सर, सीधा भाग जाएगी। वो बोलेगी मेरे को तो पता ही नहीं था, तुम लोग आपस में निपटा लिया, अब आपस में निपट लो, मैं चली। समझ आ रहा है? अगला, पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। सर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो एक पार्टनर सर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के नाम से काम कर सकता है, पर अभी भी याद रखना क्या उसको फर्म का नाम यूज करके काम करना है? यस, फर्म का नाम यूज करना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करना है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में करना है। क्या विद इन अथॉरिटी करना है? यस सर, विद इन द अथॉरिटी करना है सर। तो इन केस अगर इमरजेंसी में कुछ किया तो उस केस में सर क्या फर्म लायबल होगी उसके काम के लिए? यस, अथॉरिटी होना चाहिए सर, ठीक है। और ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसे कर रहे हो सर, और फर्म के नाम पे करना सर, खुद के नाम पे करोगे तो फर्म क्यों लायबल होगी सर? आया समझ? ठीक है, ये पढ़ना छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना है। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। सर अगर पार्टनरशिप फर्म में एक एक्टिव पार्टनर को अगर नोटिस दे दी गई है तो ये मान के चला जाता है सर कि फर्म को नोटिस मिल गई है और बाकी सब पार्टनर्स को नोटिस मिल गई है। इससे एग्जाम में एक ही बार क्वेश्चन आया था सर कि स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दे दी गई थी, तो क्या ये नोटिस मान ली जाएगी कि पूरे फर्म को मिल गई? नो, एक्टिव पार्टनर के केस में ही माना जाता है सर। और नोटिस मिलना मतलब सर एक्चुअली डिलीवर होना चाहिए, नोटिस सामने वाले को डिलीवर होना चाहिए। अगर नोटिस डिलीवर नहीं हुई, उसके तक पहुंची ही नहीं, तो फिर क्या मतलब नोटिस का? समझ आई बात? एक्चुअल नोटिस होना चाहिए, नॉट कंस्ट्रक्टिव। अगला, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। सर हम शुरू से पढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है सर, हर एक पार्टनर ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल है। अकेले भी पूरा पैसा देने के लिए लायबल हो सकता है, सब पार्टनर को मिला के भी लायबल हो सकता है पैसा देने के लिए सर। सर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कुछ गलत काम करता है तो उसके एक्ट के लिए क्या फर्म लायबल हो सकती है? हो सकती है सर, डिपेंड करेगा सर, क्या वो फर्म का नाम लेके काम कर रहे हैं, सर क्या वो अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कुछ लॉस हो जाता है तो फर्म बोलती है कोई बात नहीं, तेरा जो लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट करने को हम तैयार हैं। पर याद रखना फर्म का नाम होना चाहिए, विद इन अथॉरिटी होना चाहिए सर, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ अलग से जाके काम करोगे तो फॉर्म बोलेगी भाड़ में जाए, ऐसी तैसी करा। समझ आई बात? लाइबिलिटी ऑफ फॉर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। सर ये याद है किसी को? दो केस होते हैं सर, जहां पर मैंने मान लो, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो भविक ने पैसा दिया, भविक ने पैसा मेरे को दिया, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मेरे को फॉर्म को पैसा देना चाहिए था। मैंने क्या किया, मेरे पास अथॉरिटी है पैसा लेने की, मैंने फर्म के नाम पे पैसा लिया, विद इन द अथॉरिटी लिया, भविक से पैसे लिया, और उसके बाद उन पैसे को क्या किया, अपने यूज कर लिया, तो क्या फर्म लायबल है? यस, यस। दूसरा केस, भविक ने फर्म को पैसा दिया और मेरे पास अथॉरिटी थी कि मैं फर्म से पैसा ले सकता हूं, मैंने फर्म से पैसा ले लिया, फर्म के नाम पे लिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया, अथॉरिटी में लिया, क्या फर्म लायबल होगी? यस, दोनों केसेस में फर्म लायबल होती है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? अगला देखो, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। सर अगर कोई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में सर, ठीक है, असाइनी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज,
किसी भी तरीके से, तो उस केस में जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी समझते हो? ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी वो होता है जिसे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर हम ट्रांसफरी की राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसे किया गया है ट्रांसफर। सर अगर पार्टनरशिप अभी भी कंटिन्यू चल रही है तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता बिजनेस में, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता सर, वो सिर्फ चुपचाप अपना प्रॉफिट लेगा और साइड हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। समझ आया? ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर, टू रिक्वायर अकाउंट्स, टू इंस्पेक्ट, कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लेगा और साइड हो जाएगा। पर सर अगर कल के दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो बुक्स चेक कर सकता है सर। अबे अब नहीं चेक करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि सर उसका पैसा कितना बनता है? अरे समझ, अब वो चेक कर सकता है सर कि उसका एसेट्स में शेयर कितना है, सर उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, वो चेक कर सकता है, बुक्स वगैरह सब चेक कर सकता है। समझ आया? अगला, सर माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। सर माइनर के साथ पार्टनरशिप बना नहीं सकते, पर सर माइनर को एडमिट कर सकते हैं सर बेनिफिट के लिए। अब देखो अगर आप माइनर को एडमिट करते हो तो उसकी राइट्स क्या है? वो प्रॉफिट लेके जाएगा, पर्सनली लायबल कभी नहीं होगा सर, वो उतना ही लायबल होगा जितना उसका शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है, उससे 1 रुपए के लिए भी माइनर ज्यादा लायबल नहीं होगा सर। आई बात समझ? अरे समझ आया? ठीक है सर, अगर वो मेजॉरिटी अटेंड करता है तो उसे हम 6 महीने का समय देते हैं। तू बता भाई पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? सर 6 महीने के अंदर उसने बोल दिया हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो जिस दिन से बोल देगा उस दिन के बाद से वो लायबल हो जाएगा। और अगर वो मना कर दिया नहीं 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 मैं पार्टनर बनना ही नहीं चाहता, तो फिर वो लायबल रहेगा ही नहीं सर फॉर्म में। अगला है लाइबिलिटीज। सर मेजॉरिटी अटेंड करने के पहले तो माइनर कभी पर्सनली लायबल ही नहीं होता। कितना लायबल होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर। माइनर को आप इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर करोगे सर? कोई लाइबिलिटी लेगा तो इंसॉल्वेंट होगा ना, लाइबिलिटी ही नहीं लेता तो इंसॉल्वेंट क्या होगा? आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, एक बार मेजॉरिटी अटेंड कर लिया, फिर आपने उसे ऑप्शन दिया तो पार्टनर बनना चाहता है, या तो फिर उसके नॉलेज में आता है कि मैं पार्टनर हूं, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, याद है ना सर कि लेटर, लेटर नालायको, दोनों में विच एवर इज लेटर। पर मैंने आपको बताया था सर, बताया था नीचे केस अपन पढ़ेंगे सर, जहां पर ये बोलता है सर कि अगर 6 महीने के अंदर वो आदमी नहीं बताता कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या मान ले जाता है? पार्टनर मान लिया जाता है। तो प्रैक्टिकली आपके पास 6 महीने का ही समय है, बता दो सर कि आप पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं। आया समझ? बैठा दिमाग में? उसको नोटिस देना पड़ेगा सर, ध्यान रखना, पब्लिक नोटिस। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो नोटिस दे, हाँ पे बनना चाहता है तो कुछ बोली मत, 6 महीने में तो वैसे ही पार्टनर बन जाएगा, 6 महीने बाद तो वैसे ही पार्टनर बन जाएगा। नहीं बनना चाहता तो नोटिस देना, ठीक है? When he become पार्टनर, अब अगर पार्टनर बन जाएगा तो क्या वो पर्सनली लायबल हो जाएगा? यस। कब से? जिस दिन से वो एडमिट होगा एज अ पार्टनर, ठीक है सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब आ जाएगा सर। और अगर वो इलेक्ट करता है नहीं मेरे को पार्टनर नहीं बनना है, तो सरकार बोलती है ओके तू पहले पब्लिक नोटिस दे साले, तू पहले पब्लिक नोटिस दे, और जिस दिन तू नोटिस दे देगा उसके बाद तू लायबल नहीं होगा। मैं बोला लायबल तो मैं पहले भी नहीं था, सरकार बोली गधे शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में भी लायबल नहीं रहेगा अब तू। समझ आया? समझ आया? सर वो दूसरे के ऊपर केस तो कर सकता है माइनर, आप माइनर के ऊपर केस नहीं कर पाओगे सर, ठीक है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सर जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो सर, आप कोई भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हो सर, बट क्या सब पार्टनर की कंसेंट लगेगी? यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सर पार्टनरशिप फर्म में क्या पार्टनर ये रिटायर हो सकते हैं? यस, रिटायर हो सकते हैं सर। पार्टनर रिटायर होने के तरीके, या तो सब पार्टनर की कंसेंट ले लो, या तो एग्रीमेंट में लिख लो, या तो सर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके रिटायर हो जाओ सर। अगर 2 ही पार्टनर है तो, अबे अगर एक चले गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी सर। समझ आया? अगर 2 ही है तो फिर चलाओगे कैसे सर? ठीक है सर। एक रिटायरिंग पार्टनर ना अपनी लाइबिलिटी से तभी डिस्चार्ज होगा सर जब जब पब्लिक नोटिस,
सर आप उसका अकाउंट सेटल कर दो, उससे घंटा फर्क पड़ता है। और अगर नोटिस नहीं दी गई है सर, तो अगर जब तक नोटिस नहीं दी जाएगी सर, वो प्रॉफिट भी लेगा और थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल रहेगा। कौन? रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान रखना सर, रिटायरिंग पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस तो बवाल वाली चीज है सर, नोटिस बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इनका, ठीक है। पब्लिक नोटिस, until the public notice is given of the retirement. सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, धक्के मार के निकालना किसी पार्टनर से, सर आप निकाल सकते हो, अगर सर आपके पास ये पावर होना चाहिए सर, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, सर या तो मेजॉरिटी से डिसाइड कर लो या तो गुड फेथ सर। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपका जो एक्सपल्शन है वो नल एंड वॉइड है सर, सही नहीं है आपका एक्सपल्शन। सर गुड फेथ कैसे पता चलेगा सर? सर वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होगा, हमने उसे नोटिस दिया है कि हम तेरे को एक्सपेल कर रहे हैं, बता क्यों ना एक्सपेल किया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे सर। अगर आप इसके अलावा गलत तरीके से किसी को एक्सपेल करते हो तो वो नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है सर, ये माना ही नहीं जाएगा कि वो पार्टनर एक्सपेल हुआ है। तो सर कल के दिन उस टाइम पीरियड का अगर कोई प्रॉफिट रहा तो वो पार्टनर लेगा वो प्रॉफिट को, लायबिलिटी भी लेगा। अगला है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सर अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? नहीं 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 सर, इंसॉल्वेंसी पहले इंसॉल्वेंट हो रहा है, आपका एक नोटिस, सर आप उसका अकाउंट सेटल करो सर, इंसॉल्वेंट हो रहा है तो अकाउंट सेटल कर दो। पर सर एक बात बताओ, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाती है? सर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखोगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से भी फर्म चलती रहेगी तो वो चलती रहेगी। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ना? सर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट कब से माना जाता है? व्हेन द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इज मेड सर, ठीक है, ध्यान रखना सर। The estate of the partner so adjudicated is not liable for the act of the firm and the firm is not liable for the act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। एक बार ऑर्डर पास हो गया उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है सर, इंसॉल्वेंट पार्टनर और फर्म दोनों एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है सर। अब बात आती है सर डिजीज्ड पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज। कौन है ये डिजीज्ड? सर एक बार डेथ हो गई किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद उसका जो सर डिजीज है ना सर, वो लायबल नहीं होगा। स्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। और बिफोर डेथ अभी तो वो तो खुद ही लायबल है ना। कई बार ये सोचना चालू कर देता है बच्चा, अरे बिफोर डेथ का क्या होगा, अरे वो जिंदा है, जिंदा है तो वही लायबल है ना, क्या सोच रहे हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। सर ये ना हम पहले से नहीं बता सकते कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हो कि नहीं सर, इट्स सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो सब करो, आप दूसरा आराम इंस्टीट्यूट खोल दो, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? ही मे नॉट यूज द फर्म रे, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हिमसेल्फ कि वो फर्म के नाम से काम कर रहे हैं, सॉलिसिट नहीं कर सकता सर कस्टमर्स को। समझ आया? राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सर अगर आप उसका अकाउंट सेटल नहीं करोगे तो उस केस में सर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट लेके जाएगा कौन? कौन? डिजीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। आया समझिए? तब होता है जब आप अकाउंट सेटल नहीं करते, आप अकाउंट सेटल कर दो, बात खत्म हो गई सर। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म, याद है सर? कोई आपके बिहाफ में गारंटी दिया था सर और कल के दिन आपने एक नए पार्टनर को एडमिट किया, तो जो आदमी गारंटी दिया था आपने उसको बताना ही भूल गया कि नया पार्टनर आया, तो वो आदमी बोलेगा मेरी गारंटी खत्म क्योंकि तूने मुझे बताया नहीं, मेरी भी परमिशन लेता। अब अगर आप उसकी परमिशन ले लेते तो कंटिन्यू रहती सर गारंटी, अब गारंटी खत्म। समझ आया? क्लियर हुआ? सर यूनिट 3 पार्टनरशिप का, ये छोटा सा होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सिंपल होता है सर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे क्वेश्चंस आते हैं सर। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? नहीं नहीं, ऑप्शनल है सर।
ऑप्शनल है, इच्छा है सर, रजिस्टर कराना है कराओ, नहीं कराना है मत करो सर। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कब मानी जाती है सर? जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बाद में मिलता है सर, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ना सर, तभी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर मान ली जाती है सर। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म को दे देते हैं सर हम। सर अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग बोलेंगे, पहला क्या है? सेकेंड, तीसरा, चौथा, ये 4 केस। देखो एक चीज ओपनली एकदम फ्रेंकली बता रहा हूं, याद करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ भी काल्पनिक बात नहीं बोलूंगा, याद करना पड़ेगा। हम तो वैसे लिखेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टिल याद तो करना पड़ेगा सर। लॉ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है सर, लॉ याद ही किया जाता है सर, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो और इंटर हो, क्योंकि फाइनल में लॉ है नहीं, लास्ट इंटर तक पढ़ना है, तो सर लॉ तो याद ही करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है सर जहां पर अगर रजिस्टर नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। सर क्या थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है? ऑब्वियसली, उसकी राइट क्यों खत्म करोगे सर? सर क्या पार्टनर फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं? हाँ, ये ध्यान रखना सर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट सर, 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर क्या है? सर फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हो मतलब पार्टनरशिप भी खत्म, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, फॉर्म अभी भी चल सकती है सर। वाइंडिंग अप, अगर डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म है तो फिर वाइंड अप हो जाएगा सर, बिजनेस खत्म, रियलाइजेशन बनाए, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर किए, खत्म, कहानी खत्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सर ऐसा जरूरी पड़ेगी, एक पार्टनर रिटायर हुआ है, एक पार्टनर की डेथ हुई है, तो क्या हुआ सर? पार्टनरशिप तो अभी भी चल सकती है सर। सर डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, क्या इसमें कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है? हाँ, कोर्ट आता है इसमें, फॉर्म को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट आता है, पर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट नहीं आता। कोर्ट बोलता है तुम लोग का पर्सनल मैटर है, निपटो। स्कोप, देखो सर, इट इज नेसेसरी इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, सर फॉर्म डिसॉल्व हुई तो बुक्स खत्म, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई अबे तो बुक्स क्यों खत्म हो जाएगी सर? एक पार्टनर जो जा रहा है या एक पार्टनर कोई आ रहा है, उसका अकाउंट देखो, बाकी का तो रहने दो सर। समझ आया? उसके बाद देखो डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, फॉर्म डिसॉल्व कैसे होगी सर? सर जहां पर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है सर? इच्छा से सर। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सबसे पहला देखो सर, जहां पर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, याद रखना, एग्रीमेंट के थ्रू। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सर, जहां पर कुछ अनलॉफुल एक्ट हो, अनलॉफुल काम करना चालू कर दो, तो फिर डिसॉल्व। ये पॉइंट याद रखना सर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म 2 काम करती है जिसमें से एक इलीगल हो गया, एक लीगल है, तो इलीगल वाला बंद करो, लीगल वाला तो आप अभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है सर, पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो। अगला है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, सर देखो, जितने टाइम पीरियड के लिए बनाया था, टाइम पीरियड खत्म हो गया सर, फर्म बनाया गया था 1 और मोर एडवेंचर्स के लिए, वो एडवेंचर्स वाला काम ही खत्म हो गया सर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर इंसॉल्वेंट, इन सब केसेस में फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, पर सर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख के चला सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोलोगे तो ये बोलता है सर डिसॉल्व हो जाएगी इन सब केसेस में। अगला, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, सर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू कंसेंट टू द ऑल द अदर पार्टनर्स, हम फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। पर सर अगर आपने डेट पहले से मेंशन कर दिए तो उस केस में नोटिस नहीं देना पड़ता, अगर डेट मेंशन है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है सर, जिस दिन आप डेट जो लिख दियो ना उस डेट में फॉर्म डिसॉल्व मान ली जाती है। आई बात समझ? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सर कोर्ट इन सब केसेस में डिसॉल्व कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा, मे है सर,
चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, कंपलसरी नहीं है सर। अच्छा ये सब आप लोग बोलोगे। सबसे पहला याद रखना, स्लीपिंग पार्टनर पागल हो गए तो क्या करोगे? एक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरा परमानेंट इनकैपेसिटी, सर फिजिकली डिसेबल हो गया, इलनेस वगैरह। तीसरा ठीक। चौथा परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूअसली लगातार ये काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो, जितना कैश होल्ड करने का पावर है उससे ज्यादा कर रहे हो सर, बुक्स नहीं दिखाने की बात कर रहे हो। अगला सर ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट। अगला नेक्स्ट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, सरकार कोर्ट को लगता है कि सर इसके अलावा भी कोई और मैटर हो सकते हैं, जैसे डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, दो लोग बोल रहे डिसॉल्व कर दो, दो लोग बोल रहे मत करो। सर वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स, मतलब उनके बीच के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, लॉस ऑफ सब्सटैंटम, जिस बेस के लिए पार्टनरशिप बनी थी वो बेस खत्म हो गया सर। सर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग का काम कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो। आप नहीं, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, और कोर्ट की इच्छा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसॉल्यूशन, सर कोई पार्टनरशिप फॉर्म एक बार डिसॉल्व हो गई, सर क्या उसके बाद हम लायबल होंगे? ना। पर सर अगर फर्म डिसॉल्व होने से पहले अगर कोई लाइबिलिटी थी तो क्या पार्टनर सभी भी लायबल रहेंगे? यस। अबे तब तो लायबल होगा ना भाई, नहीं तो थर्ड पार्टी तो मर जाएगी ना सर। ठीक है। इसके बाद है राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, एक बार फर्म डिसॉल्व हो गई, बिजनेस वगैरह वाइंड अप कर दो सर। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, सर जब तक पार्टनरशिप वाइंड अप नहीं होती है सर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज और लाइबिलिटीज सेम रहेंगे, ऑब्लिगेशन सेम रहेंगे सर। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये मैंने बताया था सर, ये आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, याद है ना सर। रियलाइजेशन बनाना सर, प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफर करना, ये आप रीड कर सकते हो सर, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, ये आपसे हो जाएगा सर। ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट, पढ़ ले लास्ट पॉइंट पढ़ ले। पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट, सर फर्म की एसेट पहले फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज होगी, उसके बाद पार्टनर्स की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज होगी। सर सेपरेट डेट, सर पार्टनर की पर्सनल एसेट पहले पार्टनर की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज होगी, उसके बाद फर्म के डेट को पे करने के लिए यूज होगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? बस इतना ही है सर पार्टनरशिप। इसके बाद पार्टनरशिप के कुछ केस लॉज हैं, इनको आप रीड कर सकते हो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप इनको रीड कर सकते हो। सेक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सारे तो नहीं सर, सारे तो नहीं बोल सकता मैं। सेक्शन 12 याद रखना सर, राइट्स के बारे में बात करते हैं पार्टनर्स के। ठीक है। 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हाँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड पूरे राइट्स। ठीक है। अरे पागल, सेक्शन 12 याद रखना, राइट्स ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 12। सर इसके बाद ये वाला याद रखना सर, एम्प्लॉयड अथॉरिटी और एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, इससे वो आता है सर, केस लॉ, केस स्टडी आती है सर। इसमें ये वाला पॉइंट भी अच्छा है सर। इससे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केस स्टडी नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, माइनर वाला। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर का सेक्शन याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर एक्सपल्शन से, केस स्टडी भी आ जाती है, डायरेक्ट भी आते हैं सर। इसके बाद सर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के मोड्स जो होते हैं ना, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ये आता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तो घोट के पी जाना। मोड ऑफ सेटलमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर। बस ये ज्यादा, ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बस
इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंस ज्यादा रखते हैं सर, ठीक है। आई बात समझ? ओके, थैंक यू।